नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून की बात करने वाले हैं, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये एक ऐसा कानून है जिसने समाज को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए इसके हर एक पहलू को एक-एक करके बारीकी से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कानून की नज़र में ये दहेज होता क्या है, क्योंकि इस पूरे कानून की जो ताकत है ना, वो इसकी परिभाषा में ही छिपी है। तो चलिए सबसे पहले इसी को डीकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम एक्ट और दहेज की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर सजाओं, एग्रीमेंट्स, कानूनी प्रक्रिया और आखिर में इसे लागू करने वाले अधिकारियों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। यहाँ हम इस कानून की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे कि ये कहाँ तक लागू होता है और सबसे ज़रूरी, दहेज कहते किसे हैं। सेक्शन 1 ये तो काफी सीधा साधा है। ये बस इस कानून को इसका आधिकारिक नाम देता है, जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और साथ ही ये भी बताता है कि ये कानून पूरे भारत पर लागू होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि इस पूरे कानून की नींव है, दहेज की परिभाषा। तो कानून की नज़र में दहेज क्या है? देखिए, ये सिर्फ वो नहीं है जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। कानून कहता है शादी से जुड़ी कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज, चाहे वो सीधे तौर पर दी जाए या घुमा फिरा कर, वो दहेज है। और बात यह है कि ये किसी भी तरफ से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि शादी की एक शर्त यह है कि दुल्हन के घर वाले दूल्हे को एक कार देंगे। बस ये साफ साफ दहेज का मामला बन गया। हाँ, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर होता है वो शामिल नहीं है। ये एक जरूरी बात है। चलिए अब इस कानून के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो इसकी ताकत को दिखाता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या करना गैर कानूनी है, और अगर कोई करता है तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। सेक्शन 3 साफ कहता है कि दहेज देना या लेना दोनों ही गंभीर अपराध हैं, और सजा कम से कम 5 साल की जेल। जी हां, मिनिमम 5 साल। इससे ही इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सिर्फ जेल ही नहीं, जुर्माना भी है, कम से कम 15,000 रुपए, या फिर दहेज में दी गई चीज की जो भी कीमत हो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतना जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, तो क्या शादी में दिया गया हर तोहफा दहेज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून तोहफों और दहेज में एक साफ लकीर खींचता है। तोहफे दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शादी के वक्त दिए गए हों, उनके लिए कोई डिमांड ना की गई हो, और उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनी हो। मतलब जो पारंपरिक तोहफे अपनी मर्जी से दिए जाते हैं, उन्हें दहेज नहीं माना जाता। ये कानून लेन देन से एक कदम आगे जाता है। सेक्शन 4 के मुताबिक सिर्फ दहेज मांगना भी एक जुर्म है, भले ही कोई लेन देन हुआ हो या नहीं। सोचिए, अगर लड़के वालों ने शादी से पहले ही कैश या सामान की एक लिस्ट भेज दी, तो बस उन्होंने सेक्शन 4 के तहत अपराध कर दिया है। और देखिए ये कानून कितना सोचा समझा है। सेक्शन 4A तो विज्ञापनों पर भी रोक लगाता है। मतलब कोई अखबार में या कहीं और शादी के लिए अपनी जायदाद या पैसे का लालच नहीं दे सकता। जैसे ये विज्ञापन देना कि बेटी को फैक्ट्री मिलेगी, दूल्हा चाहिए। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अच्छा, अब बात करते हैं एग्रीमेंट्स की। अगर दहेज को लेकर कोई समझौता हो जाए तो उसका क्या? और जो भी दहेज दिया गया, उसका असली मालिक कौन होता है? चलिए जानते हैं। सेक्शन 5 एकदम क्लियर है। दहेज देने या लेने का कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो लिखा हुआ हो या जुबानी, कानून की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है, वो शून्य है। यानी अगर किसी ने 5 लाख रुपए दहेज देने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो उसे लेकर अदालत नहीं जा सकता। ये सेक्शन 6 बहुत ज़रूरी है। ये साफ करता है कि दहेज पर हक सिर्फ और सिर्फ उस महिला का है जिसके नाम पर वो दिया गया है। अगर दहेज का सामान किसी और ने, जैसे पति या ससुराल वालों ने लिया है, तो उन्हें 3 महीने के अंदर वो उस महिला को ट्रांसफर करना होगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करते, वो सामान के सिर्फ ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। तो हमने नियम तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। मतलब केस कैसे फाइल होता है, यह अपराध किस तरह का है, और सबूतों को लेकर एक बहुत ही अनोखा नियम क्या है। तो शिकायत कौन कर सकता है? सेक्शन 7 के मुताबिक सिर्फ पीड़ित ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता, कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई मान्यता प्राप्त समाजसेवी संस्था भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट खुद भी किसी पुलिस रिपोर्ट या अपनी जानकारी के आधार पर केस शुरू कर सकता है। और ये कोई मामूली अपराध नहीं है, ये एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है।
मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल है, जिसका मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का हक नहीं है। और तो और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी एक बार केस हो गया तो शिकायत करने वाला दबाव में आकर उसे वापस नहीं ले सकता। और अब इस कानून का शायद सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली हिस्सा, सेक्शन 8A, सबूत का भार। इसका मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर किसी भी क्रिमिनल केस में यह साबित करना होता है कि किसी ने जुर्म किया है ना? लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां जिस पर दहेज लेने या मांगने का आरोप लगा है, उससे यह साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। जी हां, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर है। ये इस कानून को बहुत ज्यादा ताकत देता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। कानून तो बन गया, पर उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? यहां हम बात करेंगे उन अधिकारियों की जो इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। इस कानून को ढंग से लागू करने के लिए सेक्शन 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारियों यानी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की नियुक्ति का प्रावधान है। इनका काम है ये देखना कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं, दहेज के लेन देन को रोकना और केस के लिए सबूत इकट्ठा करने में मदद कर। तो हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को समझ लिया है। कानून अपनी जगह पर बिल्कुल साफ और मजबूत है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब इतना सख्त कानून है तो भी इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।